नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मित्रों, हम लोग क्विक रिवीजन के क्रम में जियोग्राफी के पार्ट 1 पार्ट 2 को देख चुके हैं। उसी के क्रम में यह तीसरा भाग है। हम आशा करते हैं ये भाग आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर ये अच्छा लगता है तो आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा तथा चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाने की मुहिम को और गतिमान बनाइए। चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से किस स्थान पर आता है? तो 7वें स्थान पे। संसार की समस्त स्थलीय भाग का 2.4% जो है भारत का क्षेत्रफल है। भारत में संपूर्ण विश्व की कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो 17.5%। संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण कितना है? तो 3214 किमी है। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार पूर्व से पश्चिम कितना है? 2933 किमी है। आगे देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो हम जानते हैं 32,87,263 वर्ग किमी है। ये विश्व के समस्त स्थलीय भाग का 2.4% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने गांव हैं? तो 6,40,957 है। उसको लगभग आप 6,41,000 मान सकते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो भारत 6:45 से 37:06 उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। उत्तरी आपको ध्यान देना है कि 6:45 उत्तरी अक्षांश से 37:06 उत्तरी अक्षांश के मध्य जो है भारत स्थित है। भारत का मानक समय निर्धारित करने वाली रेखा क्या है? तो 82:30 की जो रेखा है वह भारत की मानक रेखा है, जो भारत का मानक समय निर्धारित करते हैं। अर्थात 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा जो है भारत की मानक समय निर्धारित करने वाली रेखा है। भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? तो 68:07 पूर्व से 97:25 पूर्व। यहाँ जब देशांतर पूछेगा तो भारत पूर्वी देशांतर में है तो पूर्व पूर्व होगा, लेकिन जब अक्षांश पूछेगा तो उत्तरी अक्षांश में है। विषुवत रेखा क्या होती है? तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा जो है विषुवत रेखा कहलाती है। इसे शून्य अक्षांश भी कहते हैं। तो जो विषुवत रेखा होती है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है तथा इसे शून्य अक्षांश भी कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? तो विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी बिंदु के पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं जो है एक दूसरे के समांतर होती हैं। विषुवत रेखा के उत्तर की ओर की रेखा को उत्तरी अक्षांश तथा विषुवत रेखा के दक्षिण ओर के अक्षांश को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। आगे देखिए, शून्य अंश अक्षांश को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो 179 है। ये आपका गोलार्ध, इसमें जो है शून्य अक्षांश है, इधर जो है 90 अंश तक होता है। 89 इधर हो गई, 89 इधर हो गई, तो 89 178 प्लस शून्य अंश की अक्षांश रेखा, तो टोटल हो गया 179 हो गया। चलिए हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किन्हीं 2 समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी क्या होती है? तो 111 किमी होती है। प्रधान एवं उत्तर रेखा क्या होती है? भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटे वह प्रधान एवं उत्तर कहलाती है। तो प्रधान एवं उत्तर रेखा क्या हो गई? उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है और यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसे प्रधान एवं उत्तर रेखा कहते हैं। जो प्रधान एवं उत्तर रेखा है वह लंदन के ग्रीनविच टाइम से गुजरती है। लंदन के ग्रीनविच टाइम से गुजरती है। इसे शून्य अंश देशांतर भी कहा जाता है। ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है। ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ आएंगे तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ेगी। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम होती है। वो कितना होती है? 111.3 किमी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्वी देशांतर में। भारत का विस्तार किस कटिबंध में है? तो भारत का विस्तार उष्ण तथा उपोष्ण दोनों कटिबंध में है। आगे देखिए, कर्क रेखा क्या होती है? विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित
23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा तथा 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। ये विषुवत रेखा है तो इसके ऊपर 23.5 अंश कर्क हो जाएगा, नीचे 23.5 अंश मकर हो जाएगा। अगला देखिए, कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कुल 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं आपके? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको याद करने के लिए टिक जो है मित्र पर गमछा झार आप याद कर सकते हैं। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मित्र पर हो गया गमछा, तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड व राजस्थान हो गया। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन क्या होता है? तो 21 जून जो है उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है। इसी दिन को अब जो है विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है 2015 से। भारत की मानक समय रेखा कहाँ से निकलती है? तो जो भारत की मानक समय रेखा है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच टाइम से कितना घंटा आगे है? तो 5.5 घंटा जो है भारत का मानक समय आगे है ग्रीनविच टाइम से। भारतीय मानक समय की रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो जो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है ये जो है आपका 5 राज्यों यूपी, एमपी, एपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होकर गुजरती है। इसको एक लाइन में याद कर लीजिए, यूपी, एमपी, एपी, छऊ। यूपी, एमपी, एपी, छऊ। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से जो है भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है 5 राज्यों से। और जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से। देशांतर रेखाओं को महान वृत्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती हैं, इसलिए इन्हें महान वृत्त भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एक देशांतर में कितना मिनट होता है? तो एक देशांतर में जो है 4 मिनट होता है, अर्थात प्रत्येक 15 देशांतर पर 1 घंटे के समय का अंतर होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पे कैसे घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पे पश्चिम से पूर्व घूमती है। इसको पप्पू से याद करते हैं, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व। पप्पू से याद कीजिए आप कि पृथ्वी जो है अपने धुरी पे पश्चिम से पूर्व घूमती है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव तथा अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के बीच कितने घंटे का समय अंतराल है? तो 2 घंटे का समय अंतर हो जाता है भारत में ही। और सबसे पहले सूर्य जो है अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र वालांग पे ही निकलता है। जब भारतीय मानक समय के याम उत्तर पर अर्धरात्रि है, मतलब भारत में जो है रात को 12 बज रहा है तो एक स्थान पर सुबह को 6 बज रहा है, तो उस स्थान की अवस्थिति की याम उत्तर पर क्या होगी? तो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर पे आपका रात को 12 बज गया है। 6 घंटा है तो 6 घंटे में कितना मिनट होता है आपका? 15 देशांतर में 1 घंटा होता है, तो 6 घंटा है तो 90 देशांतर हो गया। 82.5 भारत का है ही, तो 82.5 में 90 आप जोड़ेंगे तो 172 अंश 5 मिनट पूर्व हो जाएगा। इस चीज़ को हम आप लोग समझ लीजिए अच्छे से कि भारत का मानक समय 82.5 अंश है और ये भारत के मानक समय से 6 घंटा आगे है। तो 1 घंटे में जो है आपका 15 देशांतर होता है, तो 6 घंटे में कितना देशांतर हो जाएगा? 90 देशांतर। तो भारत का 82.5 था, 6 घंटा आगे है, तो उससे 90 देशांतर वहाँ का समय जो है आगे होगा। तो 82.5 में 90 आप जोड़ेंगे 172 अंश 5 मिनट आ जाएगा। आगे देखिए, भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु क्या है? तो जो इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार में स्थित है, भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु है। लेकिन जब पूछेगा भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो कन्याकुमारी होगा। जब मुख्य भूमि पर पूछेगा तो कन्याकुमारी, अब ऐसे सुदूर दक्षिणी बिंदु पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। आगे देखिए, भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु क्या है? तो सुदूर उत्तरी बिंदु सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा काल है। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु क्या है? गुजरात में स्थित गौरा मोता या गुहार मोती। अगला क्वेश्चन, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु क्या है? तो किबुथु जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। प्रायद्वीपी भारत का अंतिम छोर क्या है? कन्याकुमारी है। जब प्रायद्वीपी भारत कहेगा, चाहे मुख्य स्थल भूमि से कहेगा, तो अंतिम छोर आपका कन्याकुमारी हो जाएगा।
वह कौन सा स्थान है जहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो यहाँ नीचे जो कन्याकुमारी है, बंगाल की खाड़ी भी मिलती है, अरब सागर भी मिलता है और हिंद महासागर भी मिलता है। तो कन्याकुमारी ऐसी जगह है जहाँ पे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों मिलते हैं। पाकिस्तान की सीमाओं को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो पंगु राज्य से आप याद कर सकते हैं, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू पाकिस्तान को स्पर्श करते हैं। अफगानिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र राज्य क्या है? जम्मू कश्मीर है। आगे देखिए, चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन है? तो हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख भी हो जाएगा। आगे देखिए, बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन है? तो मित्र में देखिए मिजोरम, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय। तो ये जो है बांग्लादेश को स्पर्श करने वाले राज्य हैं। ये याद करने का तरीका है, मित्र आप में याद किए रहिए। तो ये बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए राज्य हो गए, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, पंजाब, मेघालय। अगला क्वेश्चन, म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य अरुणामामी होता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन है? तो यहाँ देखिए ऊपर BC खंड है इसका शॉर्टकट फार्मूला, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम और उत्तराखंड। तो ये राज्य जो है नेपाल को स्पर्श करते हैं। नेपाल को स्पर्श करने वाले राज्य ऊपर BC खंड है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड। आगे देखिए, भूटान की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य तो साप होता है, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। सांप, SAAP। भूटान की सीमा को जो स्पर्श करते हैं वह जो है सांप है, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। आगे देखिए, लैंड ऑफ पगोड़े के नाम से कौन जाना जाता है? तो लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा म्यांमार को कहा जाता है, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भूटान को कहा जाता है। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है। तो लैंड ऑफ गोल्डन पगोडा म्यांमार, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भूटान हो गया। भारत पाकिस्तान को पृथक करने वाली लाइन क्या है? रेड क्लिफ लाइन। यह एक अध्यारोपित सीमा है। आगे देखिए, अध्यारोपित सीमा ऐसी सीमा होती है जो मानव के द्वारा निर्मित होती है। भारत और चीन, ये ब्रिटेन के दबाव में भारत और पाकिस्तान के बीच अध्यारोपित सीमा निर्धारित की गई थी। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन है। भारत अफगानिस्तान के बीच डुरंड है। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? पाक जल डमरू मध्य श्रीलंका को भारत से अलग करता है। बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से कौन जोड़ता है? तो पाक जल डमरू मध्य बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। इसका नामकरण मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया था। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ 4096.7 किमी। फिर चीन का स्थान आता है, फिर पाकिस्तान का आता है। भारत का वह कौन सा राज्य है जो तीन देश भूटान, नेपाल, चीन से घिरा हुआ है? तो सिक्किम जो है, सिक्किम भूटान, नेपाल व चीन से घिरा हुआ है। तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन है? तो त्रिपुरा है। इसको तीन त्रिपुरा करके याद कर सकते हैं कि त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के द्वारा तीन तरफ से घिरा हुआ है। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया। महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के अनुसार भारत किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। आगे देखिए, गोंडवाना लैंड में कौन से भाग जो है सम्मिलित हैं? तो गोंडवाना लैंड में आपका भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका तथा अंटार्कटिका आते हैं। आप अच्छे से देख लीजिए, गोंडवाना लैंड में आता क्या क्या है? भारत आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, अफ्रीका आ गया, दक्षिण अमेरिका आ गया तथा अंटार्कटिका आ गया। आगे देखिए, भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग्य क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है। मेघालय पठार भारतीय प्रायद्वीप से किस गैप द्वारा पृथक होता है? तो भ्रंशन के कारण जो है मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है जो मालदा गैप द्वारा पृथक होता है। पश्चिमी तट का निर्माण कैसे हुआ था? तो पश्चिमी तट का निर्माण जो है भ्रंशन, उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ था। ये महत्वपूर्ण है, 2-3 बार पूछा हुआ है। पश्चिमी तट का निर्माण कैसे हुआ? भ्रंशन, उत्थान एवं निर्गमन के कारण। भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया? 4 प्राकृतिक प्रदेश हैं। कौन कौन है? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तट एवं द्वीप।
भारत जब गोंडवाना लैंड से पृथक हुआ तब भारतीय स्थल पिंड किस दिशा में खिसका था? तो उत्तर दिशा में। जो भारतीय स्थल पिंड था उत्तर दिशा में खिसका और वो गोंडवाना लैंड से पृथक हो गया। आगे देखिए, भारत में पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं? तो तराई क्षेत्रों में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। PCS 13 में पूछा था। यदि हिमालय पर्वत श्रेणी या नहीं होती तो भारत में क्या होता? अगर हिमालय नहीं होता तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतना जलोढ़ मृदा से वंचित हो जाता तथा मानसून का जो प्रतिरूप देखने को मिलता है वह प्रतिरूप भिन्न होता है। हिमालय कैसा पर्वत है? तो नवीन वलित पर्वत है जो टेथिस सागर में अभिनति के कारण जो है निर्मित हुआ है। जहाँ हिमालय पर्वत वहाँ पहले टेथिस नामक सागर था। केरल का कुंतानाडु क्यों प्रसिद्ध है? यह भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। यह अपनी खेती करने के तरीके के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल के धान का कटोरा कहा जाता है। कुंतानाडु जो है केरल के धान का कटोरा है। यह अपने खेती की तरीकों के लिए जाना जाता है। इसका जो खेती का तरीका है वह खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित की गई है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला क्या है? हिमालय है। हिमालय किस भाग में अधिक विविधता पाई जाती है? तो पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में। हिमालय में सर्वाधिक विविधता जो है पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में पाई जाती है। हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ? तो टर्सियरी काल में हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय के सबसे प्राचीन एवं नवीन श्रेणी क्या है? तो सबसे प्राचीन बृहद हिमालय है तथा सबसे नवीन शिवालिक है। आगे देखिए, शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ? तो प्लाइसीन युग, इसे सेनोजोइक भी कहते हैं। ये 2 से 3 बार पूछ चुका है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ? तो प्लायोसीन युग या सेनोजोइक युग। विश्व की सबसे ऊंची चोटी क्या है? एवरेस्ट है। हिमालय पंजाब हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? तो सतलज व सिंधु के बीच। कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? सतलज व काली के बीच। नेपाल हिमालय किसके बीच स्थित है? तीस्ता और काली के बीच। असम हिमालय किसके बीच स्थित है? तीस्ता एवं दिहांग के बीच। तो इसको याद करने के लिए आप लोग इसको ऐसे देख सकते हैं, सप्सी काकुस तिनके दियत। 2-3 बार इसको अच्छे से पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। सप्सी काकुस तिनके दियत, सप्सी काकुस तिनके दियत। तो सतलज सिंध के बीच पंजाब हिमालय है। काली सतलज के बीच कुमायूं हिमालय है। तिनका तथा काली के बीच नेपाल हिमालय है। दिहांग तथा तीस्ता के बीच असम हिमालय है। तो इस एक लाइन से आप इस चारों को याद कर सकते हैं और कन्फ्यूजन नहीं फिर बाद में रह जाएगा। सप्सी काकुस तिनके दियत। चलिए देखिए, हिमालय नदियाँ सततवाहिनी क्यों होती हैं? हिमालय नदियों का जो उद्गम स्रोत होता है वह हिमानियाँ है, इसलिए वह सततवाहिनी होती है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो जो हिमालय क्षेत्र के आसपास ऐसे समतल फैला हुआ मैदान है भामर कहलाता है। इसका निर्माण शिवालिक के अग्र क्षेत्रों में कंकड़ और बजरी के जमाव से हुआ है। आगे देखिए, हिमालय के पर्वत प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक के नाम से जाना। लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? शिवालिक तथा महान हिमालय के बीच जो है लघु हिमालय स्थित है। इसे आप शिव लघु महान से याद कर सकते हैं कि जो लघु हिमालय शिवालिक तथा महान के बीच में स्थित है, शिव लघु महान। खनिज धात्विक किस चट्टानों में पाए जाते हैं? तो धारवाड़ की चट्टान में धात्विक खनिज पाए जाते हैं। भारत का अधिकांश कोयला किस क्षेत्र की चट्टानों में पाया जाता है? गोंडवाना। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में क्या होता है? तो कम होता है। ट्री लाइन हुआ मतलब ट्री लाइन या वृक्ष रेखा पर्यावास की वह सीमा है जहाँ पर वृक्ष उग पाने में संभव होते हैं। पूर्वी हिमालय और मध्य हिमालय में प्राकृतिक वृक्ष सीमा का मान 3600 से 3800 मीटर है, जबकि पश्चिमी हिमालय में इसका मान घटकर 3300 से 3600 रह जाता है। कश्मीर घाटी अवस्थित है तो कहाँ है? बृहद हिमालय और पीर पंजाल में, पंजाल के बीच में। तो कश्मीर घाटी हो गई बृहद हिमालय तथा पीर पंजाल के बीच में। हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन क्या हैं? तो हिमालयी क्षेत्रों में जो है प्रमुखता से जो है वन पाया जाता है। 65% क्षेत्र पे वन है हिमालय के। अरावली श्रेणी का विस्तार किन राज्यों में है? तो अरावली श्रेणी जो है गुजरात के पालनपुर से होकर राजस्थान, हरियाणा एवं दिल्ली तक विस्तृत है।
तो कुल कितने राज्यों में है? 4। गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली तक अरावली श्रेणी का विस्तार है। अरावली पहाड़ियों का निर्माण कब हुआ था? तो अरावली पहाड़ियों का निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। यह भारत ही नहीं विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो इसका जो सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यहीं पे आंतरिक पुलिस अकादमी स्थित है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा था आंतरिक पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो अरावली के पर्वत शिखर गुरु शिखर पर। आगे देखिए अरावली किसका उदाहरण है? तो अरावली जो पर्वत है वो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो सतपुड़ा श्रेणी जो है दक्कन की पठार का भाग है। यह मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। इसको सम से याद कर सकते हैं कि सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है, इसकी ऊंची चोटी धूपगढ़ है। आगे देखिए पश्चिमी घाट को किस और नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? या दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुंडी है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। पश्चिमी घाट का दक्षिणी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा क्या है? अधिक ऊंचा है। जो ये पश्चिमी घाट है इसका जो दक्षिणी भाग है वह उत्तरी भाग की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। ये ज़्यादा ऊंचा है इसकी अपेक्षा। आगे देखिए नल्लामलाई पहाड़ी कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश के कृष्णा तथा पेन्नरू नदी के बीच जो है नल्लामलाई की पहाड़ियाँ स्थित है। नल्लामलाई आंध्र प्रदेश में। जवादी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य के उत्तरी अर्काट जिले में। पहाड़ियों की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? नीलगिरी की पहाड़ियों को। पूर्वी और पश्चिमी घाटों का मिलन स्थल क्या है? नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वह पूर्वी व पश्चिमी घाटों की मिलन स्थल है। पुनीत पूर्वी व पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं जो कहाँ पाई जाती हैं? तमिलनाडु में। नीलगिरी की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी क्या है? दोदा बेट्टा है जिसकी ऊंचाई क्या है? 2637 किमी। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों पर। अगला देखिए अन्नामलाई की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो नल्लामलाई अन्नामलाई दोनों पे ध्यान दीजिएगा। नल्लामलाई आंध्र प्रदेश में है। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ केरल तथा तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी जो है अनाईमुड्डी है जो दक्षिण भारत या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। कार्डमम की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो काकेत से आप याद कर सकते हैं। कार्डमम की पहाड़ियाँ जो है केरल तथा तमिलनाडु में स्थित है। इन पहाड़ियों पर इलायची की व्यापक पैमाने पर खेती की जाती है। शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के सलीम कस्बे में। इसको आप शीत से याद कर सकते हैं कि शिवराय पहाड़ियाँ या तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध यारकाड हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? शिवराय की पहाड़ियों पर। ये पूछा था यारकाड कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ है? शिवराय की पहाड़ियों पर। आगे देखिए महादेव की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो सतपुड़ा पहाड़ी का भाग है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। कैमूर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में है। इसका विस्तार बिहार में भी है। गढ़जात की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य में है। इस पर गोंड जनजाति निवास करती है। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, सतमाला पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित हैं। रामगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में। नीलगिरी पर्वतमाला किन राज्यों में विस्तृत है? तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में। आगे देखिए भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो अजंता जो है सिर्फ महाराष्ट्र में फैली है। मांडव की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। एमजी से इसको याद कर सकते हैं कि मांडव की पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित हैं। बाकी पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। इस पर शिखर जी जैन मंदिर स्थित है। ये पूछा था शिखर जी जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो पारसनाथ पहाड़ी झारखंड में। गोरू खांसी जयंतिया की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो मेघालय राज्य में। मीरी पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? अरुणाचल प्रदेश में। कोल्लीमलाई पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में। डालमा पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? झारखंड में। माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च शिखर है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। इस पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय कौन है? तो जब भारतीय पूछेगा बछेंद्री पाल 1984।
और जब पूछेगा 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है तो संतोष यादव है। और जब प्रथम महिला पूछेगा तो जूको तो वो ही हो जाएंगी। आगे देखिए, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर क्या है? माउंट गार्डविन, ऑस्टिन या K2। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है? कंचनजंगा, जो सिक्किम में स्थित है। कामेट तथा त्रिशूल पर्वत कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। SSC CGL में पूछ चुका है कि कामेट पर्वत कहाँ है? उत्तराखंड में। त्रिशूल भी उत्तराखंड में है। ऊटकमंड कहाँ स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ी पर। आगे देखिए, कोडाईकनाल कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में पालनी की पहाड़ियों पर। माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? जुंको तबोई है, 1975 ईस्वी में। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? संतोष यादव, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला। प्रथम कौन थी? बख्शेंद्री पाल थी। तो मित्रों, ये जो है कि जियोग्राफी क्विक रिवीजन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो मित्रों, हम आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे लगेंगे क्वेश्चन अगर अच्छे लगते हैं तो इसको अधिक से अधिक जो है शेयर करिए तथा चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाने की मुहिम को थोड़ा तेज करिए। धन्यवाद दोस्तों।